नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों मेरा नाम है दीपाली श्रीवास्तव। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आपकी यूपी ट्रिपल एससी पेट की हिस्ट्री की। कल हम लोगों ने बातें की थी आपकी चंपारण की, खेड़ा की और आपकी अहमदाबाद मिल सत्याग्रह की। क्या चीज़ें थी वो सब बताई गई थी। उसके लिए अगर आपने नहीं देखा है, चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी है, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आज हम लोग उसके आगे पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, वो है रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह क्या था? देखो आपको पता ही है कि ब्रिटिश सरकार जो थी वो अपनी मनमर्जी करती थी, उसका जो मन करता था वो करती थी। ठीक है, तो फरवरी 1919 में कब आया ये रॉलेट सत्याग्रह आपका? 1919 में। और इसमें क्या हुआ? रॉलेट एक्ट में ये व्यवस्था बनाई गई कि भाई किसी भी व्यक्ति को हम जब मर्जी आएगी हम बंद कर सकते हैं, बिना उससे पूछे हुए, बिना उसको कुछ करे हुए हम क्या कर सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं। तो रॉलेट सत्याग्रह को इसीलिए क्या बोला था दोस्तों? इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा जाता था। ठीक है, अब भाई किसी को बिना कुछ बताए, बिना वकील ले सकते हो ना कुछ कर सकते, बस तुमको बंद कर दिया जाएगा। तो ये रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह आपका पास हो गया था। अब इसका विरोध हुआ, स्वाभाविक सी बात है भाई, तुम किसी को बताओगे नहीं, जितना मर्जी उतना बंद करते चले जाओगे तो क्या होगा? लोग उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो लोगों ने क्या क्या किया वो आपको दिखाने जा रही हूँ यहाँ पर मैं। क्या क्या किया इन्होंने? एक स्वामी श्रद्धानंद है, आपने सुना होगा अगर। स्वामी श्रद्धानंद ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम लोग अब जो आपका लगान होता है उसको लगान को नहीं देंगे। ठीक है, इन्होंने स्वामी श्रद्धानंद ने कहा कि हम लोग लगान नहीं देंगे, अब ब्रिटिशर्स को लगान नहीं दिया जाएगा। लगान ना देने का सुझाव दिया। 6 अप्रैल 1919 को क्या हुआ? देश भर में हड़ताल का व्यवस्था कर दी गई, हड़ताल के लिए बोल दिया गया हड़ताल होगा। ठीक है, 10 अप्रैल 1919 को क्या होता है? पंजाब के बहुत फेमस लीडर होते हैं, लोकप्रिय नेता, क्या नाम होता है उनका? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है, क्या नाम है इनका? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैफुद्दीन, एक सेकेंड देखो हिल गया। हाँ, क्या नाम है? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है, इनको क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया तो इनकी गिरफ्तारी के दिखाने के लिए विरोध में लोगों ने क्या किया? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोगों ने क्या किया? सरकार की नीतियों के विरोध में शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया। लेकिन इस शांतिपूर्ण सभा में लोग बहुत इकट्ठा हो गए, जो बात ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आई। और जो उनका जनरल था, क्या नाम था उसका? जनरल डायर, उसने निहत्ती जनता पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। सारी बात समझना शुरू से। रॉलेट सत्याग्रह क्या है आपका? 1919 का है। ठीक है, आपको ईयर जरूर याद होना चाहिए। 1919 में क्या आता है? रॉलेट सत्याग्रह। होता क्या है इसमें? बिना मुकदमे के, बिना किसी से क्या किया जा रहा था? लोगों को जेलों में बंद किया जा रहा था। इसको इसीलिए बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून बोला जाता था। ठीक है, अब इसके एक्ट के विरोध में क्या क्या किया गया? स्वामी श्रद्धानंद जी थे, उन्होंने कहा कि हम लोग लगान नहीं देंगे, लगान न देने का सुझाव दिया। उसके बाद बात कर लें तो देश भर में हड़तालों का आयोजन हुआ। 10 अप्रैल में 1919 को क्या हुआ? पंजाब के लोकप्रिय नेता थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, उन्हें क्या किया गया? गिरफ्तार कर दिया गया। उनके विरोध में शांतिव्यापी प्रदर्शन किया गया। कहां पर? 13 अप्रैल 1919 को, डेट आपको याद रखनी है। 13 अप्रैल 1919 को कहां पर हुआ? जलियांवाला बाग में। आपको पता है सभा हुई जहां पर जनरल डायर ने निहत्ती जनता पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। अब इसके अपोजिट में, इसके अगेंस्ट भी क्या क्या काम किया गया? इसके अगेंस्ट लोगों ने विरोध दिखाया। भाई भारतीय जनता ने पूरा विरोध दिखाया, कितने मासूम लोगों को बिना किसी वजह के आपने कैसे मार दिया। तो क्या होता है उसके बाद? जो ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने क्या किया? अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया? नाइट की उपाधि त्याग दी। ऐसे ही एक वायसराय की कार्यकारिणी में काम करते थे कौन? शंकर नायर, सर शंकर नायर, उन्होंने भी क्या किया? अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वायसराय की कार्यकारिणी में काम करते थे कौन? सर शंकर नायर, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और देखो ये जो हत्याकांड था, इसके लिए किसका आयोजन किया गया? इसके लिए हंटर कमीशन, हंटर है, ठीक है, हंटर कमीशन की नियुक्ति हुई। तो आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा आता है एग्जाम में कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसकी जांच के लिए किस कमीशन की व्यवस्था की गई? साइमन कमीशन, हंटर कमीशन। तो आप बताओगे हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई किसके लिए? जांच के लिए जलियांवाला बाग की। अब देख लो, इस समिति में 3 भारतीयों को भी शामिल किया गया। कौन भारतीय शामिल थे इस समिति में हंटर कमीशन की? चिमनलाल शीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। इनका याद रखना, कई बार पूछा आता है कौन लोग थे जो हंटर कमीशन में भारतीय सदस्य शामिल थे। तो क्या क्या नाम था? चिमनलाल शीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। आगे देख लेते, इतना मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। देखो स्टोरी की फॉर्म में चीज़ें बताती चल रही हूँ, बाकी जिसको पीडीएफ चाहिए उसको आपको 8957 नंबर बता दे रही हूँ, वहाँ पे आप यही पीडीएफ आपको मिलेगी, आप इसको वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, बाकी चीज़ें देखो मैं यार स्टोरी के फॉर्म में आपको फटाफट से पढ़ाती चल रही हूँ।
तो देखो क्या है नंबर जहाँ पे आप पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, 8957215956। इस नंबर पे आप पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। देखो अब कांग्रेस ने भी हत्याकांड की जांच के लिए एक समिति बनाई। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। और सदस्य कौन कौन थे इसमें जो हत्याकांड हुआ था जलियांवाला बाग? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास जयकर थे। ठीक है, ये लोग जलियांवाला बाग के खिलाफ थे, मतलब उसके हत्याकांड के लिए समिति इन्होंने आयोजित की। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? खिलाफत आंदोलन की। खिलाफत आंदोलन क्या था? देखो मुस्लिम लोग जो थे वो तुर्की के जो खलीफा थे उनको क्या मानते थे? अपना धार्मिक, जो सुल्तान था तुर्की का उसको अपना धार्मिक खलीफा मानते थे, बहुत ज्यादा उनको मानते थे। किसको? तुर्की के सुल्तान को। होता क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात क्या होता है, जो देश आपका विजेता था, कौन सा देश था? इंग्लैंड। इंग्लैंड भी विजेता देश में साथ था। इसने क्या किया? तुर्की को दंडित करना चाहा कि भाई इन्होंने कैसे मेरे अगेंस्ट वो किया, तो तुर्की को क्या करना था? दंड देना चाहता था। कौन? इंग्लैंड। इसकी वजह से क्या हुआ? मुस्लिम लोग नाराज हो उठे। जब नाराज हो उठे तो उसके पश्चात क्या हुआ? मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी, इन लोगों ने किसका गठन किया? खिलाफत कमेटी का गठन किया और देशव्यापी आंदोलन छेड़ दिया। देखो फिर से बता दूं, तुर्की का जो सुल्तान था उसको क्या करते थे मुस्लिम लोग? धार्मिक खलीफा मानते थे। ठीक है, धार्मिक खलीफा मानते थे उसको। अब क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जिसमें इंग्लैंड भी था वो जीत गया, तो उसको लगा कि हमें तुर्की को दंड देना चाहिए। जब तुर्की को दंड देने की बात पता चली तो मुसलमानों में क्या हुआ? सर्वव्यापी विरोध शुरू हो गया। उन्होंने क्या किया? एक खिलाफत कमेटी का गठन किया। उसमें कौन कौन था? मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी, इन लोगों ने क्या किया? खिलाफत कमेटी का गठन किया और देशव्यापी आंदोलन छेड़ दिया गया। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं क्या होता है। नवंबर 1919 में, कौन सा डेट है? डेट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो सारी हिस्ट्री में सबसे जरूरी जो चीज़ है वो है डेट, और कौन शामिल था, क्या हुआ, ये जरूरी है। तो 1919 में क्या होता है? दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? महात्मा गांधी। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि जो दिल्ली में आयोजित थी आपकी खिलाफत सम्मेलन, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष आपके पास ऑप्शन होंगे मौलाना अली आज़ाद, या फिर मोहम्मद अली, शौकत अली, या फिर महात्मा गांधी। तो आपको पता होना चाहिए दिल्ली में 1919 में जो आपकी अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। आगे देख लो, तिलक, महात्मा गांधी, इन सब लोगों ने क्या किया? इस आंदोलन का साथ दिया। साथ नहीं किसने दिया? अगर आपसे पूछा जाए जो खिलाफत आंदोलन था इसका समर्थन किसने नहीं किया, तो मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। अब बात किसकी आती है? 1919 तक हो गई चीजें हमारी इंपॉर्टेंट, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला एक्ट और आपका खिलाफत आंदोलन। उसके बाद क्या आता है? 1920 आता है। 1920 में क्या हुआ? 1920 में आपका असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। इस असहयोग का मतलब क्या हुआ? लोगों ने देखा कि भाई ब्रिटिशर मनमर्जी किए चले जा रहे हैं, हम अब इनके साथ सहयोग नहीं रख सकते, अभी तक बहुत हमने कॉपरेशन कर दिया, अब हम कॉपरेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस मूवमेंट को इंग्लिश में हम बोलते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या फिर असहयोग आंदोलन। कब से शुरू हुआ? ये आपका शुरू होता है 1 अगस्त 1920 से। डेट देखो सारी याद रखना, मैंने आपको पीडीएफ जो दी है उसमें टाइमलाइन दी हुई है। टाइमलाइन इसीलिए दी है कि आपको चीज़ें याद रहें। 1920 में क्या होता है? असहयोग आंदोलन होता है। और इसमें क्या हुआ आपका? इसमें जिस दिन ये आपका आंदोलन प्रारंभ हुआ इसी दिन किसकी डेथ होती है? तिलक की। तो कई बार पूछा जाता है आपसे असहयोग आंदोलन का सूरज कौन से नेता नहीं देख सके? मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, या फिर लाला लाजपत राय, या फिर आपके तिलक। तो क्या बताओगे आप? तिलक। तिलक जी का देहांत इसी दिन हो गया 1 अगस्त 1920 को। अब क्या होता है? कांग्रेस जो थी, देखो कांग्रेस आपको मैंने बताया है सबसे स्टार्टिंग में ही कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन होता था। जब वो सम्मेलन आपका होता था हर साल, तो वहां पर क्या होता था? कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन होते थे, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे उठाए जाते थे। तो कांग्रेस द्वारा सितंबर 1920 में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें क्या हुआ? ये हुआ कि विदेशी शासन के खिलाफ हम सीधी कार्रवाई करेंगे, असहयोग और सविनय अवज्ञा दोनों को शुरू करने का निर्णय लिया गया। अब इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी। जो विशेष अधिवेशन हो रहा था कलकत्ता में, किसके लिए? असहयोग वगैरह की शुरुआत करने के लिए। उसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। आगे बात कर लेते हैं। नागपुर अधिवेशन होता है, कब होता है? दिसंबर 1920 में। कौन सा अधिवेशन था? नागपुर अधिवेशन, दिसंबर 1920 में। अध्यक्ष कौन थे? सीआर दास, चितरंजन दास आपके इसके अध्यक्ष थे। और इसमें क्या हुआ? असहयोग आंदोलन के संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया। अब क्या होता है इसमें? जो ढेर सारे वकील थे, जैसे कि आपके सीआर दास थे,
किचलू थे, राजगोपालाचारी थे, सरदार पटेल, टी प्रकाशम, इन सब लोगों ने क्या किया, वकालत छोड़ दी। क्यों छोड़ी, असहयोग आंदोलन था, हमें सहयोग नहीं करना है। इन सभी लोगों ने क्या किया, आंदोलन में पार्ट लेने के लिए, दिखाने के लिए क्या किया, इन सभी लोगों ने वकालत छोड़ दी। इस दौरान आगे क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस जो थे वो नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल बनते हैं, उतना जरूरी नहीं आपके लिए। आगे क्या होता है देखो, इस पूरे आंदोलन के दौरान क्या होता है, सारे विदेशी कपड़ों का बहिष्कार होता है। ठीक है, देखो दिख रहा होगा आपका, संपूर्ण आंदोलन के दौरान बहिष्कार कार्यक्रमों में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सबसे असफल रहा। लोगों ने विदेशी कपड़े फेंके, अपने जो खादी कपड़े थे उनका स्टार्टिंग किया कि हम इसी को यूज करेंगे। तो ढेर सारे नेता भी गिरफ्तार हुए, जैसे CR दास हुए, उनकी पत्नी बसंती देवी, ये सब लोग गिरफ्तार हुए। जो ये काम था ना, कौन सा काम, विदेशी जो कपड़े जलाए जा रहे थे, आपसे पूछा जाएगा असहयोग आंदोलन में जो विदेशी कपड़े जलाए जा रहे थे, इसके संबंध में किसने ये कहा कि ये कपड़ों की बर्बादी है, कपड़ों को जलाए जाने को उन्होंने क्या कहा, ये बर्बादी है। तो किसने कहा था, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। उन्होंने कहा विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने का विरोध किया था, उन्होंने विरोध किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, आगे देख लो असहयोग आंदोलन में और क्या होता है हमारा। अगर हम देखें असहयोग आंदोलन का क्या नारा था, उसका ये मोटिव था असहयोग आंदोलन का कि हम लोग 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त कर लेंगे। क्या करेंगे, 1 वर्ष में हम लोग स्वराज प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, ये नारा था इसका। लेकिन होता क्या है, इसी में लोग बहुत जोश में थे और क्या किया इन्होंने, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश की छोटी सी जगह है चौरी चौरा, जो आपकी गोरखपुर के पास में है, वहां क्या करते हैं, पुलिसकर्मी से बहस होने के बाद पुलिस वालों को जला के क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जाती है, जिससे कि 22 पुलिसकर्मी लगभग मारे जाते हैं। ये बात जैसे ही महात्मा गांधी तक पहुंचती है तो वो क्या करते हैं, तुरंत 1922 में, 1920 में शुरू हुआ था, ठीक है, और 1 वर्ष में स्वराज का इसका वो था कि हमको 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करना है। लेकिन इसी बीच क्या होता है, चौरी चौरा कांड हो जाता है 5 फरवरी 1922, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा गांव जो आपका गोरखपुर के पास है, वहां पर क्या करती है, जो उग्र भीड़ होती है पुलिसकर्मियों को पुलिस स्टेशन में क्या करती है, जला देती है। 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो जाती है। और 1922 में गांधी जी उस समय गुजरात में थे, तो गुजरात के बारदोली में एक बैठक बुलाई जाती है और तुरंत क्या करते हैं गांधी जी, इसको वापस ले लेते हैं। क्योंकि आपको पता है गांधी जी क्या थे, अहिंसा चाहते थे, हिंसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो इसको क्या करते हैं, तुरंत वापस ले लेते हैं कि भाई अब असहयोग आंदोलन नहीं होगा, स्थगित किया जाता है। इस चीज के विरोध में आपको देखोगे आप, तो इसका अचानक वापस लेने की वजह से क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सी राजगोपालाचारी, इन सब लोगों ने क्या की, इसकी आलोचना की कि नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए कि तुरंत ऐसी बात हुई और आपने तुरंत आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि काफी ज्यादा फैल रहा था ये आंदोलन। ठीक है, चलो खैर वापस हो गया। अब क्या होता है, इसके बाद स्वराज पार्टी की बात आती है। 1923 में, ईयर याद रख लो क्या है, 1922 में आपका चौरी चौरा असहयोग आंदोलन बंद होता है और 1923 में इलाहाबाद में CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, स्वराज पार्टी की स्थापना की। ये क्वेश्चन आपका पेट 2023 में पिछली बार पूछा भी गया था, स्वराज पार्टी वाला। क्या पूछा गया था, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कौन सी पार्टी का गठन किया, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। ठीक है, इस पार्टी की स्थापना कर ली और इसके अध्यक्ष कौन थे, CR दास थे और मोतीलाल नेहरू इसके महामंत्री बन गए। ठीक है, ढेर सारे लोगों ने चुनाव में भाग भी लिया। और क्या होता है देखो, 1925 में विट्ठल भाई पटेल, क्या नाम है इनका, विट्ठल भाई पटेल, ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में निर्वाचित हो जाते हैं, अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हो जाते हैं। कौन, आपसे पूछा जाएगा पहली बार कौन था जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुआ, आप बताओगे, विट्ठल भाई पटेल। आगे बात कर लेते हैं किसकी हम लोग, साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन क्या था, नवंबर 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन के गठन की घोषणा की गई और इसमें क्या कहा गया कि हम लोग प्रशासनिक सुधार कराएंगे। भैया इंडिया में प्रशासनिक सुधार नहीं अच्छा है, प्रशासन सही नहीं चल रहा है, तो हम लोग एक कमीशन के माध्यम से प्रशासनिक सुधारों को लेकर आएंगे कि क्या क्या चीज को सुधार करना है। लेकिन इन जो इरविन थे, इन्होंने कहा कि भाई भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखना है। इसकी वजह से क्या कहा गया, इसको व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। लेकिन जब भारतीयों को बाहर रखना था, कोई भारतीय था ही नहीं उसमें, इसीलिए इसका पूरे भारत में इसका सर्वव्यापी क्या हुआ, विरोध हुआ। 1927 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन देखो होता है, 1927 में कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता किसने की, डॉक्टर अंसारी ने की। उन्होंने इस कमीशन के बहिष्कृत करने का फैसला लिया। 3 फरवरी 1928 को ये कहाँ पहुंचा, बंबई पहुंचा। कई बार आपसे पूछा जाता है साइमन कमीशन बंबई कब पहुंचा है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, तो ये पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को। और समझ में आ गया होगा आपको, 1927 में ये बात की गई कि भाई भारत में
प्रशासनिक सुधार हमें करने हैं, तो वहाँ के लिए कमीशन आता है 1927 में, साइमन कमीशन, ठीक है। लेकिन एरविन मिल बोलते हैं कि कोई भारतीय इसमें नहीं रहेगा, इसीलिए इसे व्हाइट कमीशन या श्वेत कमीशन कहा जाता था। लेकिन इसी वजह से इसका पूरे भारत में विरोध भी हुआ कि भाई जब भारतीय नहीं तो एक ऐसा कमीशन भारतीय सुधारों के लिए है और भारतवासी कोई नहीं है। अब इसके बाद क्या बात आती है, नेहरू रिपोर्ट की। 1927 के आपके साइमन कमीशन के बाद किसकी बात आती है, नेहरू रिपोर्ट की। नेहरू रिपोर्ट में क्या होता है, 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट जारी की जाती है। ये बहुत ज़रूरी है, आपसे पूछा जाता है नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया, मोतीलाल नेहरू या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो कई बार आप कंफ्यूज होकर जवाहरलाल नेहरू मार देते हो, जो कि गलत है। नेहरू रिपोर्ट आपकी 1928 से प्रस्तुत करते हैं, कौन प्रस्तुत करते हैं, मोतीलाल नेहरू प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। इस समिति में क्या होता है, इस एक समिति बनाते हैं मोतीलाल नेहरू, उसके अध्यक्ष होते हैं, उसी के द्वारा जारी की गई ये रिपोर्ट। इसमें बोलते हैं कि संवैधानिक सुधारों का हम खाका प्रस्तुत करेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें मांगी जाती हैं, एक तो डोमिनियन स्टेटस, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, वयस्क मताधिकार, है ना, वयस्क लोग मताधिकार, मत का अधिकार रखेंगे, चुनाव दे सकेंगे, चुनाव में पार्ट लेंगे, मौलिक अधिकार जिसमें महिलाओं को समान अधिकार मिलेगा, पृथक निर्वाचन मंडल की समाप्ति, ये सब चीजें नेहरू रिपोर्ट में मांगी गई, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, उनको ये डोमिनियन स्टेटस समझ में नहीं आया, उन्होंने आपत्ति जताते हुए पूर्ण स्वराज की मांग की। देखो ये मोतीलाल नेहरू कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे। तो उन्होंने जब मतलब रिपोर्ट जारी की और बोला डोमिनियन स्टेटस और जितनी चीजें अपनी और रखनी थी रखे, तो जवाहरलाल नेहरू को समझ में नहीं आया, उन्होंने आपत्ति जताई और पूर्ण स्वराज की मांग की कि पूर्ण स्वराज हमें मिलना चाहिए। इसके लिए देखो इन्होंने क्या किया, आप देखोगे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग का गठन किया। तो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग का गठन किसने किया, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। कब किया, 1928 में किया, ठीक है। आगे देख लो क्या होता है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 1929 में, देखो जितनी चीजें मैं पीडीएफ में बता रही हूँ मुझे लगता नहीं कुछ भी फर्जी है, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1929 में क्या होता है, लाहौर अधिवेशन होता है। इस लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन होते हैं, 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं आपके जवाहरलाल नेहरू, और इन्हें ही कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस अधिवेशन में किसकी बात की गई, पूर्ण स्वराज की बात की गई, कहा गया पूर्ण स्वराज की हमको चाहिए। और 31 दिसंबर 1929 को क्या होता है, रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक क्या फहराया गया, तिरंगा फहराया गया। और 26 जनवरी 1930 को भारत का प्रथम स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया। यही कारण है कि जो आपका संविधान जो आपका है, जो 26 जनवरी को मनाया जाता है संविधान दिवस, क्यों मनाया जाता है, कंप्लीट तो आपको पता है पूर्ण कब हो गया था, 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था। लेकिन चूंकि आपको पता है कि 26 जनवरी 1930 को भारतीय स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया था, इसीलिए उसे लागू किस दिन किया गया, 26 जनवरी 1950 को, जिससे कि उस दिन को हम मना सकें, ठीक है। इसीलिए वो डेट चेंज की गई आपकी नवंबर से जनवरी। तो 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ, भारत का स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया। लाहौर अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी और किस चीज की मांग की थी, पूर्ण स्वराज की मांग की थी, ठीक है। आगे और थोड़ा सा देख लेते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था दोस्तों, ये आपका था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसमें क्या होता है, देखो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के साथ इसकी शुरुआत होती है। आपको पता है पहले जो नमक था उसको भी नहीं बना सकते थे, मतलब नमक में भी कानून था, नमक को भी नहीं बना सकता है कोई। तो 12 मार्च 1930 को क्या होता है, गांधी जी दांडी मार्च के साथ इसको शुरू करते हैं। क्या करते हैं, ये अपने समर्थकों के साथ नमक के एकाधिकार के मुद्दे पर इसको शुरू करते हैं। कितने लोगों के साथ गांधी जी शुरू चलते हैं, 78। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 12 मार्च 1930 को शुरुआत करते हैं दांडी मार्च के साथ। 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 375 किलोमीटर दूर स्थित गुजरात के जो गांव था, कौन सा गांव था, दांडी, वहां पर इन्होंने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा। 6 अप्रैल 1930 को क्या किया, नमक कानून भंग कर दिया। और इनके साथ में पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के साथ कौन सा अमेरिकी पत्रकार था, तो कौन था दोस्तों, वेब मिलर। कौन था, वेब मिलर। वेब मिलर कौन था इनके साथ, दांडी मार्च में था इनके साथ। अभी आप देखोगे भारत छोड़ो आंदोलन में भी एक पत्रकार था, तो आपको नाम याद रखना, दांडी मार्च में कौन अमेरिकी पत्रकार इनके साथ था, वेब मिलर था। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद आंदोलन के नेता के रूप में किसने स्थान लिया, अब्बास तैयब जी ने लिया। जब गांधी जी ने नमक कानून तोड़ दिया तो उनको गिरफ्तार किया गया, तो कौन आया उनकी जगह, अब्बास तैयब जी आए, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या होता है,
सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना किससे की? नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से। तो क्वेश्चन यही आता है, पूछा जाएगा आपसे, किसने महात्मा गांधी की दांडी मार्च यात्रा की तुलना नेपोलियन की पेरिस से एल्बा वाली यात्रा से की? तो आप क्या उत्तर दोगे? सुभाष चंद्र बोस ने की। आगे देख लो, तमिलनाडु के तंजौर तट में चक्रवर्ती जो थे राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, इन्होंने नमक कानून तोड़ा। मालाबार में अगर हम बात कर लें तो के कल्लप्पन ने कालीकट से पेन्नार तक की नमक यात्रा की। मतलब हर जगह अलग अलग लोगों ने नमक यात्रा फिर शुरू कर दी, नमक कानून को तोड़ना शुरू कर दिया। आगे देख लो, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनका नाम दिख रहा है आपको, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनका नाम क्या, इन्होंने क्या किया? ये भी लास्ट ईयर आपके क्वेश्चन में आया था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार संगठन की संगठित किया, ठीक है, और इस आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खुदाई खिदमतगारों को किस नाम से जाना जाता है? लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब्दुल गफ्फार खान ने क्या बनाया? इन्होंने बनाई खुदाई खिदमतगार का गठन किया। इनको हम लोग लाल कुर्ती के नाम से भी जानते हैं। जो खुद खान अब्दुल गफ्फार खान थे, इन्हें हम लोग फ्रंटियर गांधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? हम फ्रंटियर गांधी बोलते हैं। और ये आपके पहले विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। भारत रत्न ऐसे आपको पता है विदेशियों को नहीं मिलता है, लेकिन ये पहले विदेशी थे जिन्हें क्या दिया गया? भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया। आगे देख लो, मणिपुर में कौन थी? 13 वर्षीय नागा किशोर कौंडिल्य थी। इन्होंने अपने नागा साथियों के साथ मिलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या की? भागीदारी की। धरसना में क्या होता है? धरसना में सरोजिनी नायडू ने संघर्ष किया। सरकार ने जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू को गांधी जी से मिलने कहाँ पे कर दिया? यरवदा जेल में स्थानांतरित कर दिया, ताकि सरकार के साथ समझौते की संभावना के बारे में विचार विमर्श किया जा सके। ये सब देखो सोच समझ के ब्रिटिशर्स करते थे। अब ऐसे अलग अलग जेलों में बंद हो तो क्या होगा? आप कुछ डिस्कशन नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने क्या किया कि भाई 3 लोग जब बैठेंगे एक साथ और जो वो कह रहे हैं वही जनता सुन रही है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू को गांधी जी से मिलाने के लिए यरवदा जेल में ट्रांसफर कर दिया कि वहां रह के तुम लोग विचार विमर्श करो और इसको बंद करने के लिए सोचो कि अब सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म करना चाहिए। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। गांधी इरविन समझौता कब होता है? ये आपका 1931 में होता है, ठीक है। गांधी इरविन समझौता आपका होता है। इसका कई लोगों ने इसी के बाद बहुत विरोध भी हुआ था, अगर हम लोग देखेंगे तो। इसमें क्या होता है देखो, तेज बहादुर सप्रू थे और कौन था? MR जयकर था, ठीक है। कौन थे? तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर। और इनके प्रयासों से क्या होता है? 5 मार्च 1931, डेट याद रखना भाई, मैं बार बार कह रही हूँ कि डेट देखो, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको लगातार टिप्स पे होती हैं, ठीक है। तो आपको ये डेट सारी याद रखनी है। 5 मार्च 1931 को क्या होता है? गांधी इरविन समझौता संपन्न होता है। किसकी वजह से? कौन संपन्न करा पाया? तो 2 नाम याद रखो, तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर। इसके पश्चात क्या हुआ? कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की मांग मान ली। बार बार लगातार ब्रिटिशर्स कहते हैं कि भाई आप बंद कर लो इस आंदोलन को। तो इसी में गांधी इरविन समझौते में बात हुई कि ठीक है, हम लोग आंदोलन को बंद कर देंगे। और दूसरे गोलमेज में पार्ट लेने के लिए भी राजी हो गया। आपको पता है गोलमेज सम्मेलन चल रही थी 1930 से, लेकिन पहली में किसी कांग्रेसी ने पार्ट नहीं लिया। तो दूसरी में जब गांधी इरविन समझौता हुआ तो ये हुआ ठीक है, कांग्रेस के लोग पार्ट लेंगे। और उसी में कौन गया था? महात्मा गांधी गए थे। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने पार्ट लिया? तो किसने पार्ट लिया? डॉक्टर BR अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में आपके उपस्थित रहे। दूसरी में महात्मा गांधी जी भी गए थे। आगे देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। सरोजिनी नायडू ने क्या बोला? गांधी और इरविन को 2 महात्मा कहा था। ये सब जो लिखा हुआ है ना, पूछा आता है एग्जाम में कि किसने गांधी और इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा दी? तो किसने दी? सरोजिनी नायडू ने दी। 29 मार्च 1931 को क्या होता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है। और आपको पता है 1931 में एक और कौन सी घटना होती है हमारी मार्च में? 23 मार्च 1931 को शहीद दिवस को आप मनाते हो, शहीद दिवस नहीं मनाते हो, जो आपकी फांसी की सजा हुई थी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को, ठीक है। इसी वजह से जनता ने काले झंडे भी दिखाए थे, कांग्रेसियों से नाराज भी थे कि जब इरविन से बात हो गई तो ये बात क्यों नहीं रखी गई कि उन लोगों को फांसी की सजा माफ हो जाए, मगर ये बात नहीं उठाई गई, ठीक है। बाकी सारे मुद्दे डिस्कस हुए, ये बात नहीं उठाई गई थी। जो भी अब क्या रीजन था, क्या कारण था पता नहीं, बट आपको एक बात बता रही हूँ। तो 29 मार्च 1931 को क्या होता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसको बताने का एक और कारण था, कई बार आपसे पूछा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए। तो 5 मार्च 1931 को क्या होता है? आपकी गांधी इरविन समझौता होता है। फिर 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी होती है। 29 मार्च को क्या होता है? कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है। कराची अधिवेशन में क्या एक इंपॉर्टेंट चीज होती है? कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स की बात की थी। पहली बार यहाँ पे
फंडामेंटल राइट्स की बात हुई, एक प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी जी जो हैं, आप क्या हुआ, गांधी जी आपके लंदन जाते हैं, किस लिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्ट लेना था। तो पूछा जाता है गांधी जी किस जहाज से क्या कहते हैं लंदन गए, किस जहाज से गए, देखो MS राजपूताना नामक जहाज से लंदन गए, ठीक है, SS राजपूताना नामक जहाज से लंदन गए। कल हम लोग गोलमेज सम्मेलन 1931 के आगे चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आज इतनी क्लास करते हैं, बहुत बड़ी क्लास नहीं, लेकिन प्लीज वीडियो जरूर देखा करो। मैं अपने टाइम के साथ साथ आप लोगों के लिए समय निकालती कि आप चीज़ों को एक बार सुनते चलोगे, रीड करते चलोगे, पता नहीं पढ़ाई कैसे कर रहे हो क्या है, सुन लेने से चीज़ें थोड़ा दिमाग में बैठ जाती है। एग्जाम में जब 2-3 नाम याद आएंगे, तेज बहादुर सप्रू, तो आपको लगेगा मैंने कुछ तो सुना था। तो वीडियो को 1 से 2 बार देखो, समझो, और नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं कुछ और तरीके से आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन प्लीज़ अच्छे से पढ़ो, पेट में अच्छा स्कोर करो। और वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक ज़रूर करो। धन्यवाद।